अब देख लेने से, तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। अब उसमें जो पॉइंट्स हमने लिखे थे उसी को वापस से बोल रहा हूँ। द कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, या वन ऑफ द इलेक्ट्रोड मस्ट बी वीक? वन ऑफ द इलेक्ट्रोड मस्ट बी वीक। अगर बता दोनों स्ट्रांग हुए तो फिर एप्लीकेबल होगा क्या? वो हमने बता दिया था दोनों। HCl में NaCl मिला, वो वाला बताया था क्या? तो देख ले ध्यान से। अब जो मैंने जो पढ़ा था उसी को वापस एक बार शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा, हमने बोला था कि अगर एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम उसका कॉमन आयन मिलाते हैं, तो जो हमने पढ़ा था उसी को वापस एक बार बोल रहा हूँ। एसिडिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा था एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक एसिड, तो इसमें अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम रहेगा ना, और ये पार्शियली डिसोसिएट होता है इसीलिए इक्विलिब्रियम रहता है। अब हमने जो पढ़ा था उसी को वापस से बोल रहा हूँ। अब एसिडिक एसिड में सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम एसिटेट मिला दें तो बताइए सोडियम एसिटेट सॉल्ट है ना, लेकिन वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका अल्फा पार्शियल या 100%, तो ये एसिटेट आयन और सोडियम आयन देगा। और बताइए यहाँ कॉमन आयन प्रेजेंट है ना, और कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ओल्ड इक्विलिब्रियम रहेगा या डिस्टर्ब? डिस्टर्ब। तो बता इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और बता कब तक शिफ्ट होता है? जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। और बता जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा, मतलब डिसोसिएशन कम। तो डिसोसिएशन का मतलब अल्फा कम, और ये अल्फा कम हुआ कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से, इसीलिए कॉमन आयन का इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूं जैसे हमने ये पढ़ा, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब लेके मैं तुमसे बोलूं HCl का सॉल्यूशन है, तो बता HCl वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? तो इसका अल्फा पार्शल या 100%? 100%। तो ये H+ और Cl- में 100% ब्रेक, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये 100% आयंस में टूट जाएगा, खुद नहीं बचेगा, तो इरिवर्सिबल। अब मैं तुमसे बोलूं इसमें हमने इसके सॉल्यूशन में NaCl ऐड कर दिया, तो बता NaCl भी अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि सॉल्ट है, तो इसका भी अल्फा कितना होगा? 100%। तो बता Na+ और Cl- आयन देगा ना। अब मैं जो पूछा मुझे ध्यान से सुनना फिर बोलना। बता इन दोनों में कॉमन आयन है या नहीं? कॉमन आयन है ना, Cl-। कॉमन आयन है, मैंने ये पूछा कॉमन आयन है या नहीं? है। अच्छा, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन बढ़ेगी ना, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बता ये अल्फा ऑफ HCl बढ़ेगा या कम होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बैकवर्ड जाएगा कैसे, इसमें तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो अब सबसे काम की चीज ये ध्यान रखना, ओनली कॉमन आयन होना ही कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कुछ स्टूडेंट रॉन्ग यही करते, खाली कॉमन आयन चेक कर लेते, और ओनली कॉमन आयन चेक करा तो कोई जरूरी नहीं कि कॉमन आयन इफेक्ट होगा। दादा कॉमन आयन की वजह से अल्फा डिक्रीज होना, वो हुआ ना इफेक्ट, तो कॉमन आयन का इफेक्ट होना है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट। जबकि बता यहाँ लिख भी ले साथ में, बता यहाँ क्या है, अब कॉमन आयन इज प्रेजेंट, कॉमन आयन तो प्रेजेंट है, बट बता कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा क्या? बट नो कॉमन आयन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसी तरह से अब मैं तुमसे पूछूं थर्ड एक और, एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो बता एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है,
मतलब बता एसिडिक एसिड अपने आयंस के साथ फिर से इसमें इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, एसिटेट आयन H प्लस आयन इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये वीक एसिड है। अब रुक जाओ, मैं जो पूछा बताना ध्यान से, जैसे इसके लिए समझाया वैसे के वैसे। एसिडिक एसिड का इक्विलिब्रियम, हर आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट अभी। अब मैं तुमसे बोलूं इसमें हमने NaOH ऐड कर दिया। अब बता NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगेन, ओके स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका अल्फा 100%। तो बता 100% तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन देगा ना। अब बता यहां पर H प्लस और OH आयन एक दूसरे को देखकर अलग रह सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो एक दूसरे को न्यूट्रल करके पानी बनाएंगे। तो बता H2O बनेगा। अब बता यहां पर इनमें, अब मैं जो पूछा बताना, H प्लस पहले से अकेले थे, एसिडिक एसिड का जब इक्विलिब्रियम था तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अकेली थी, लेकिन बता जब बेस मिला दिया हमने तो वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल करेगा तो बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो बता ये इक्विलिब्रियम रहेगा या डिस्टर्ब? और अब के यहां पर फिर लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल काम आएगा, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हुई है आपके, ध्यान सुनना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां प्रोडक्ट की थोड़ा बढ़े। और बता प्रोडक्ट की तभी बढ़ सकती है जब वो खुद ही बनने लग जाए, तभी तो बढ़ेगी उसकी कंसंट्रेशन। और बता खुद बनने का मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड या फॉरवर्ड? और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो बता एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा या डिसोसिएशन इनटू आयन ज्यादा? डिसोसिएशन इनटू आयन ज्यादा, तो अल्फा डिक्रीज होगा या इंक्रीज? और ये किसकी वजह से हुआ? ऑड आयन की प्रेजेंस। और एक चीज ध्यान रखना, ऑड आयन ओनली दो होते हैं, H प्लस और OH आयन। कॉमन आयन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑड आयन ओनली दो होते हैं, H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। तो बता इसको अल्फा इंक्रीज होना, इसी को ऑड आयन इफेक्ट बोलोगे ना। अब पहले डेफिनेशन पढ़ लो ऑड आयन इफेक्ट की, जो हमने लिखी थी। क्या लिखा था? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH मिला है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ऑड आयन, H प्लस का ऑड आयन OH आयन is added in the solution of weak electrolyte, weak acid, then alpha of weak electrolyte increases, which is called odd ion effect. जबकि कॉमन आयन में क्या लिखा था? when a strong electrolyte having common ion is added in the solution of weak electrolyte, then alpha decreases. नोट पढ़ो दोनों पॉइंट, फर्स्ट सेकंड पढ़ो पहले। क्या लिखा है? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनमें इक्विलिब्रियम ही नहीं होता अल्फा 100% की वजह से, इसलिए नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व। फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा, इसी की वजह से वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक। तो बता एक वीक है तभी तो ऑड आयन कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ ना। लिख ले। अब ये तो हमने पूरी जो ये लिखा हमने सारा, ये तो मैंने डेफिनेशन समझाने के लिए बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑड आयन इफेक्ट का मीनिंग क्या है। लेकिन अब इसका थ्योरेटिकल दूसरा क्वेश्चन जो नोट पर बेस्ड है, जो दोनों पॉइंट लिखे उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कि वो हमें बोलेगा इस तरह से पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख देगा, बोर्ड पर एक लिख भी लेना फिर, ये पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, ऑड आयन इफेक्ट शो करेगा, या दोनों में से कुछ भी शो नहीं करेगा। तो सिंपल सा खाली चेक करना है। अब ये वाली चीजें नहीं लिखेंगे, उसमें तो टाइम लगता है।
तो अब डायरेक्ट सबसे पहली चीज वो फर्स्ट नोट चेक करोगे, इसलिए वो सबसे पहले लिखा है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक। अगर दोनों स्ट्रांग हुए तो कोई इफेक्ट नहीं, फिर चाहे ऑड आयन हो चाहे कॉमन आयन हो, इफेक्ट तो हो ही गई नहीं उसका। तो बस तुम्हें सबसे पहले चेक करना कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक। अब बताओ फर्स्ट वाले में कॉमन आयन ऑड आयन इफेक्ट होगा क्या? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, इनमें ऑड आयन है या नहीं है? H+OH आयन ऑड आयन, लेकिन नो ऑड आयन इफेक्ट, क्योंकि दोनों का अल्फा 100% है, अल्फा चेंज हो ही नहीं सकता इनका। तो नो लिख भी लें साथ में, नो ऑड आयन इफेक्ट। अच्छा, सेकंड में कौन सा? ऑड आयन इफेक्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बता एक NH4OH वीक बेस है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट चेक करा पहले। अब बता ये अमोनियम आयन OH आयन में ब्रेक होगा, ये H+NO3- में ब्रेक होगा। अच्छा, H+OH आयन ऑड आयन होते हैं ना, तो बता वीक का अल्फा बढ़ा देगा HNO3, बोलो। तो बता यहां पर ऑड आयन इफेक्ट होगा। सॉल्व मेरे को शो नहीं करना, बस डायरेक्ट चेक करना भी आए। थर्ड में बताओ, हाँ बोलो। कॉमन आयन इफेक्ट फोर्थ में, जल्दबाजी मत करो, लिख के कर लो। मतलब H2S दोनों एक एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH वीक होता है, H2S भी वीक है, होगी HClO4 HiHBr H2SO4 HClHNO3, उनमें नहीं है H2S तो वीक है, ये भी वीक है। अब कॉमन आयन है या नहीं उनमें, या ऑड आयन है नहीं? ऑड आयन तो दिख रहा है, मतलब बेस का OH आयन, H+ आयन इधर होना चाहिए था, नहीं है, ये तो क्या देता है? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो बताइए ऑड आयन इफेक्ट तो नहीं शो कर सकता, लेकिन बताइए अमोनियम आयन OH आयन में टूटेगा तो अमोनियम आयन कॉमन आयन तो हो गया ना यहां पर। इधर देखो, यहां H+ आयन कॉमन है, HCl, और इसमें H+ आयन कॉमन है ना, वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, तो HCl मिलाऊंगा। तो ये ध्यान रखना, रट मत लेना, हमेशा एनायन ही कॉमन होता है, कैटायन भी तो कॉमन हो सकता है ना। तो हमने H+ आयन कॉमन करवा दिया, तो वो तो कोई भी हो सकता है। तो बता दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो बता चेक कर सकते हो सिंपल सा। तो कॉमन आयन इफेक्ट या ऑड आयन इफेक्ट, इनको यूज कर लेंगे। तो ये तो हमने बोला कॉमन आयन इफेक्ट या ऑड आयन इफेक्ट होता क्या है। तो आइडेंटिफाई करना हो ओनली, तो फिर हमें कोई इक्वेशन नहीं लिखनी इक्विलिब्रियम वाली, लेकिन कुछ और पूछ ले कॉमन आयन इफेक्ट या ऑड आयन से, फिर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसलिए पहले वो बताया मेथड एक्चुअल में। तो ये क्लियर सबको ये? तो ये तो हमने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े। अच्छा, लेकिन ये जो सारी हमने वीक एसिड या वीक बेस की पीएच फाइंड करी लास्ट क्लास में, मतलब वो सब हमने उसके एक्वस सॉल्यूशन में ही फाइंड की ना, मतलब बता वाटर में ही मिलाया था सबसे पहले इनको। तो वाटर के लिए भी हमें यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है क्वेश्चन में। तो वाटर के लिए अब जितने तरह की प्रॉपर्टीज होंगी वो सब हमारे काम में आएंगी पूरे चैप्टर में। तो लिख ले नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। लिख ले नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। और ये सबको आता है, जो अलग अलग चैप्टर्स में तुम यूज कर चुके हो सॉल्यूशंस में सब जगह, वो मैं यहाँ बस पूछ रहा हूँ, सबको आता है, बचपन से पढ़ रहे हो। ज्यादा वाटर का नेचर क्या होता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल होता है, लिख लो, मैं याद है बट फिर भी लिख लें। अच्छा, रीजन बता दो क्यों न्यूट्रल होता है, ये हमारे काम का इसका। न्यूट्रल क्यों होता है बोलो? H+ एंड OH एंड कंसेंट्रेशन इक्वल होती है, ये रीजन नहीं है कि pH 7 होती है।
अभी बोला कुछ ने pH 7, वो नहीं है रीजन, क्योंकि वो चेंज कर दूंगा अभी मैं आगे। तो बता, यहां पर जनरल चीज, कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ और OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो यहां पर लिख ले साथ में, तो वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज उसमें H+ एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो बता, इन दोनों के नेगेटिव लॉग pH या pOH भी फिर इक्वल होंगे ना। तो वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ OH एंड कंसंट्रेशन इक्वल या pH pOH इक्वल होती है। अच्छा बता, वाटर की कंसंट्रेशन प्योर वाटर की कितनी बोलते हो? 55.5 मोल पर लीटर। बता, तुमने सॉल्यूशंस में कैलकुलेट भी की। अच्छा, ये प्योर वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होती है या ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट? ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और तभी तो बता 55.5 मोल पर लीटर बोल देते हो। ये तो सबको ध्यान है, सॉल्यूशन से उन्होंने फाइंड भी करी थी। तो वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोल पर लीटर होती है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर वाटर में H2O के 55.5 मोल होते। तो इसी से वो क्वेश्चन भी पूछता है यूनिट को यूज करवा के। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनना, डायरेक्ट बताना। इन 1 लीटर वाटर, नंबर ऑफ H2O मोल्स, बोलो 55.5। अब मैं पूछूं, इन 1 लीटर वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बता, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 55.5 मोल में इंटू Na करोगे। तो वो ध्यान से पढ़ोगे, उसने नंबर ऑफ मोल्स बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, आंसर बदल जाएगा। इंटू Na करना है, कब नहीं करना है। थर्ड लिख ले, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, मतलब वाटर में H+ एंड OH एंड कंसंट्रेशन इक्वल तो होगी, लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी ना। अच्छा बता, रूम टेम्परेचर पर pH कितनी बोलते हो? 7। वाटर की pH 7 बोलते हो। तो एंटी लॉग लूंगा तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। या इसी को कई बार आयन के लिए मोल को ये ध्यान रखना, वो लिख देगा कई बार ग्राम आयन पर लीटर। तो ये ध्यान रखोगे, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट की चीज है कि आयन के लिए मोल आयन को हम ग्राम आयन भी लिख देते हैं। मोल आयन को, लेकिन सबके लिए नहीं लिखते हैं, मोल आयन के ग्राम आयन भी लिख देते हैं एक साथ। तो ये ध्यान रखोगे, कई बार वो लिख देगा आयन की कंसंट्रेशन x ग्राम आयन पर लीटर। तो x ग्राम आयन पर लीटर का मतलब क्या है? वो मोल पर लीटर ही है। अच्छा, ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर क्या शो कर रहा है कि 1 लीटर वाटर में 10⁻⁻7 मोल है। अच्छा, यहां ध्यान से देखिए था, प्योर वाटर के मोल बहुत ज्यादा थे, 1 लीटर में 55.5 मोल पर लीटर थे, लेकिन आयन बहुत ज्यादा मिले उससे या नेग्लिजिबल? मतलब थे टोटल 55.5 के रेस्पेक्ट में ये 0.000001, 1 के पहले 7 पोजीशन पर डेसिमल, बीच में 60, 10⁻⁻7, मतलब बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल? तभी तो बता, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयन होते हैं बट दे आर नॉट सफिशिएंट टू कैरी द करंट। वो करंट फ्लो करवाने के लिए सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसी को अभी हम फिर प्रूव करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिख भी लेना वो, नंबर ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयंस इन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर वाटर विल बी। बताओ कितने होंगे? सामने लिखा है, नंबर ऑफ H+ या OH आयंस इन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर वाटर, बता कितने होंगे? बोलो। अच्छा बता, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर का क्या मतलब है? 1 लीटर में इतने मोल आयंस है ना, लेकिन मोल आयंस है, लेकिन बता, तुमसे मोल आयंस पूछा है, ओनली नंबर पूछा उनका। तो 1 मोल में Na आयंस,
तो 10 रेज टू द पावर -7 में कितने आयंस होंगे? 10 रेज टू द पावर -7 इंटू Na आयंस बोलोगे ना, या बता Na की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 आयंस बोल सकता हूं, क्योंकि बता पावर 23 -7 से 10 रेज पर 16 रह जाएगी। लेकिन अब मैंने ये क्वेश्चन जो पूछा उसका रीजन, हमसे वो क्वेश्चन में कई बार वॉल्यूम बदलकर पूछता है यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सुन लो पहले, वो बोलेगा जैसे तुम बताना आंसर क्या होगा। मैं पूछूं इन 1 मिलीलीटर वाटर नंबर ऑफ H+ या OH आयंस। अब मैंने 1 मिलीलीटर में पूछा, ये 1000 मिलीलीटर को अंडरलाइन क्यों किया? ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए किया, ये क्वेश्चन में यही बदलेगा वो। तो बता 1000 मिलीलीटर में 6.02 10 रेज़ पावर 16 आयंस, तो बता अपॉन 1000 करोगे तब 1 मिलीलीटर में, तो बता पावर 13 हो जाएगी। तो क्लियर सबको? लिख लें। नेक्स्ट लिख लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ H2O। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ H2O, अल्फा ऑफ H2O। तो बता अभी हमने बोला कि वाटर के मोल होते हैं 55.5 मोल पर लीटर, लेकिन आयन बहुत कम मिलते हैं ना, 10 रेज़ टू द पावर -7 मोल पर लीटर, बहुत कम आयन मिले। तो बताइए वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक है तभी तो आयन बहुत कम मिले ना, मतलब डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है बहुत कम होता है। तो मुझे एक चीज बता दो, इस वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरा एक और चीज, मतलब जब इसका डिसोसिएशन पार्शियल होगा, बहुत कम होगा अल्फा इसका, तो इक्विलिब्रियम भी होगा प्योर वाटर में, और प्योर वाटर में इक्विलिब्रियम किसके साथ होगा? उसी के H+ और OH आयन के साथ। तो बता यहां पर भी H2O अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C मान ले हम, और C की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है 55.5 मोल पर लीटर। अल्फा डिसोसिएशन के बाद इक्विलिब्रियम आएगा, तो बता रिमेनिंग क्या लिखूं? C माइनस सी अल्फा, ये कितना लिखोगे? C अल्फा C अल्फा। और बता अभी हमने लिखा है वाटर में H+ OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो C अल्फा ही है ना इक्वल। अब बता अल्फा की वैल्यू ला सकते हो क्या? H+ आयन कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू C अल्फा, लिख भी ले। तो बता अल्फा इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर -7 अपॉन 55.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, या इंटू 100 कर दें तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7%। अब बता ये जो अल्फा आया इतना कम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का नहीं आता। लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड या वीक बेस के न्यूमेरिकल किए थे, वहां भी अल्फा लाए थे, लेकिन बता इतनी पावर -9 में किसी का आया था क्या? इससे तो बहुत ज्यादा ही आए थे ना। तो बता वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट? मतलब इससे वीक कोई नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट भी याद रख लेना अल्फा ऑफ वाटर की वैल्यू, क्योंकि वो कई बार डायरेक्ट पूछ चुका कंपटीशन में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बता 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, हमने एक चीज तुम पढ़ते आते हो, बता इन अ रिएक्शन प्योर वाटर की कंसंट्रेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? इससे भी समझाएं कि अल्फा की वैल्यू बता 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, इसका मतलब बहुत ज्यादा अल्फा या नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हुआ वाटर का? नेग्लिजिबल डिसोसिएशन हुआ। और बता ये जो C अल्फा है, यहां C माइनस C अल्फा कर रहे हो ना, 10 रेज़ टू द पावर -7 में बताओ, अब इस 55.5 में से 10 रेज़ टू द पावर -7 मतलब 55.5 माइनस 0.000001, तो बता पहले तो माइनस करना भी डिफिकल्ट, लेकिन बता आएगी तो वैल्यू 55.5 ही ऑलमोस्ट।
तो बता कंसंट्रेशन इसकी चेंज होगी या ऑलमोस्ट रिमेन सी? मतलब पहले कितनी थी? सी ही, बाद में भी कितनी रही? सी। मतलब बता कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर चेंज होती है या ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट हमेशा? तभी तो बता वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स बोल देते हो हर बार 55.5 मोल पर लीटर। चाहे कितना भी मास ले लो उसका, हर बार यही रहेगी ना, अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल, क्योंकि पावर -9 है। अच्छा बता, जब इसका तुम अल्फा ला चुके तो ये डिसोसिएशन प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ला सकते हो ना? लेकिन मतलब हमने बोला इस चैप्टर में डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है यहां पर। तो लिख ले नेक्स्ट, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कांस्टेंट के ऑफ वाटर। अच्छा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था के, इसको ओनली के लिखा है डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट को। के ए या के बी पढ़े थे हमने डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, लेकिन के ए के बी नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। एसिड के लिए होता है के, या बेस के लिए होता है के बी, ये तो न्यूट्रल है। तो बता ओनली के लिखूंगा। अच्छा, के जब लिखोगे यहां पर तो बता, अब इसके दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा या सी अल्फा स्क्वायर, कौन सा यूज करूं? क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल है ना, 5% से बहुत कम। तो बता यहां क्या यूज करोगे, लिख लें के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और सी की वैल्यू 55.5, अल्फा वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अब ये डायरेक्ट भी याद रखना, कई बार वो पूछ चुका है कि के की वैल्यू आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितनी होती है। तो बता 1.8 इंटू 10⁻⁻16 होती है। ये क्लियर सबको? अच्छा था, ये हम बोलते हैं डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, बट बता होता तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो मुझे बता दे इस के की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ओनली अपॉन टेम्परेचर करती है। और ये ध्यान रखना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ओनली अपॉन टेम्परेचर ही बोलोगे, ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर के अलावा इसको कोई नहीं बदल सकता। तो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। लास्ट क्लास में भी लिखा था के भी डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बताइए जो के है इसकी वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट लिख लें, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसकी जो पूरे इस चैप्टर में हर टॉपिक में काम आएगी, इसका फॉर्मूला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आयनिक प्रोडक्ट टर्म जनरल टर्म है, ध्यान रखना। ये नहीं कि हम आयनिक प्रोडक्ट ओनली फॉर वाटर ही यूज करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट किसी के लिए भी हो सकती है टर्म। अब इसमें रुक जाए, पहले मैं जो बोल रहा हूं आयनिक प्रोडक्ट, इसका मीनिंग बस समझना। फॉर्मूला तो इसका मीनिंग ही बता देगा इसका क्या आएगा। आयनिक प्रोडक्ट, इसका मीनिंग ध्यान रखना, ये होता है किसी भी आयंस या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, वही आयनिक प्रोडक्ट होता है। ये जनरल टर्म है, और ये हम बहुत यूज करेंगे सॉल्युबिलिटी में। और वहां तुम देखना लास्ट 10 ईयर्स में इस अकेले के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट के।
इसलिए मैं यही मीनिंग बोल रहा हूं उसका, क्योंकि जनरल टर्म है। आयनिक प्रोडक्ट का मीनिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। जैसे सपोज मैं AgCl ही बोल दूं, तो AgCl क्या है, Ag प्लस Cl माइनस देगा, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट हम क्या बोल देंगे, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट होता है। अब हमने पढ़ लिया कि बता वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अल्फा भी नेग्लिजिबल, वो भी बहुत कम। तो बता इसका मैं अगर K लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बता क्या लिखोगे, H प्लस आयन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन H2O कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो बता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अच्छा यहां से मैं ये लिख दूं K इंटू H2O कंसंट्रेशन इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अब मुझे बता, हमने अभी पढ़ा है सब। अच्छा ये K जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ओनली अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं क्या, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो K की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा बता वाटर की कंसंट्रेशन इन अ रिएक्शन चेंज होती है या ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट सी ही रहती है, तो वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो बता जब के कांस्टेंट वाटर कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट ही आएगा ना हर बार। तो बता बार बार लिखे उन दोनों को, उससे अच्छा इनकी जगह नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें और उसको क्या लिखेंगे, KW, और ये KW अपने आप किसके इक्वल आ गया, H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन के, लिख लो। तो बता KW, अच्छा बता इस KW का नाम, अब तुम मुझे बताओ इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही क्यों बोला, अभी जो समझाया इसका मीनिंग। आयनिक प्रोडक्ट तो बोलो ना जनरल टर्म है, बताइए किसके इक्वल आया, वाटर के आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल आया ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा, आयनिक प्रोडक्ट वाटर। लेकिन ओनली आयनिक प्रोडक्ट नहीं बोला, साथ में बताना पड़ा किसका है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसलिए KW लिखा। तो ये ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन में, उसने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोला है या आयनिक प्रोडक्ट बोला है, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट तो 1.8 इंटू 10⁻⁻16 है, वो अलग है, C अल्फा स्क्वायर है वो तो, जबकि KW क्या है, H प्लस इंटू OH एन कंसंट्रेशन के इक्वल। अच्छा बता दो ये KW किस पर डिपेंड करेगा, बता K जब ओनली अपॉन टेम्परेचर, वाटर की कंसंट्रेशन तो बदलती नहीं है, कुछ भी टेम्परेचर ले लो, तो बता KW भी डिपेंड ऑन टेम्परेचर या डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, और ये जो फॉर्मूला KW इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, ये हमारे बहुत काम आना है पूरे चैप्टर में, KW इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। तो बता मैं क्वेश्चन ही बोल दूं, तो मैं KW की वैल्यू दे दूं, OH आयन कंसंट्रेशन दे दूं, तो बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन ला सकते हो, मतलब बता एक तरह से हमें क्या पता चल गया, H प्लस और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का रिलेशन हो गया ना ये, H प्लस और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का रिलेशन। तो बता जब H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन का रिलेशन पता चल गया, तो बता पीएच एंड पीओएच के रिलेशन में भी बदल सकते हो इसको, तो बता लेकिन पीएच एंड पीओएच में बदलोगे तो माइनस लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड्स, क्योंकि वो तो पीएच एंड पीओएच में तो माइनस लॉग होता है। तो बता दोनों साइड्स अगर हम H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन का दोनों साइड्स नेगेटिव लॉग ले लें, तो बता माइनस लॉग H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू
माइनस लॉग के डब्ल्यू लिख सकता हूं। अच्छा, ये लॉग एक्स इंटू वाई हो गया ना, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लेकिन प्लस के माइनस के, क्योंकि हमने नेगेटिव लॉग लिया है, तो लिख भी ले। तो बता माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस लॉग के डब्ल्यू बोलोगे। अच्छा, इस माइनस को मैं प्लस इंटू माइनस लिख सकता हूं, तो बता है तो अभी भी माइनस ही, प्लस माइनस। अब ये माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया, पी एच माइनस लॉग ओ एच आयन पी ओ एच, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू भी सेम वैसे क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। तो बता जब वीक एसिड या वीक बेस थे तो पी के ए पी के भी काम आए थे, यहाँ क्या काम आया उसकी जगह, पी के डब्ल्यू लिख लें। और तो बता एग्जैक्ट सम, जो सम ऑफ पी एच एंड पीओएच होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू के इक्वल होता है ना। तो सम ऑफ पी एच एंड पीओएच एट एनी टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू के। और ये जो पी के डब्ल्यू है ये माइनस लॉग के डब्ल्यू है या लॉग 1/के डब्ल्यू भी बोल सकते हो। अच्छा बता, अगर के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे बता दें पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तो दोनों इनवर्स है ना एक दूसरे के। माइनस लॉग के डब्ल्यू को लॉग 1/के डब्ल्यू लिखूंगा तो प्लस का हो जाएगा। हमें पता है माइनस लॉग एक्स को लॉग 1/एक्स लिखोगे तो ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, एक क्वेश्चन में तुमसे बोलूं, अच्छा था के की वैल्यू ज्यादा होती है वाटर के या के डब्ल्यू की, हेलो। डायरेक्ट भी दिख रहा है, बता के डब्ल्यू लिखा किसकी जगह, के इंटू वाटर कंसेंट्रेशन, मतलब के की वैल्यू को 55.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर के डब्ल्यू आएगा ना। और वैसे भी देखो इसकी वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करने पर आएगी तो ज्यादा ही होगा ये। तो कई बार ओनली ये पूछ लेता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ज्यादा होता है या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, तो आयनिक प्रोडक्ट मतलब के डब्ल्यू ज्यादा होता है। अब यहां पर एक चीज अभी बता, हमने लिखा कि ये जो के डब्ल्यू है ये डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, तो उसका नेगेटिव लॉग पी के डब्ल्यू भी ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंड करेगा ना। तो अब लेकिन इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो बता दी हमने, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड करने का मतलब ये भी तो पता चलना चाहिए बढ़ेगा या कम होगा। तो इसी के बाद लिख लें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब वाटर के इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। एक तरह से मैं तुम्हें सिंपली ये बोलूं तो, अच्छा मुझे एक चीज बता, यहां वाटर अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है ना, और डिसोसिएट हो रहा है तो बता एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, एक्सेप्शन में हमने पढ़ा ही नहीं इसको, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मुझे बता एंडोथर्मिक का मतलब जितनी हीट वाटर को ज्यादा मिलेगी उतना डिसोसिएशन इजीली होगा ना उसका। तो बता अगर मैं तुमसे पूछूं सामने से था टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसको हीट ज्यादा मिलेगी ना। ये ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट ज्यादा मिलेगी, मतलब वाटर का डिसोसिएशन इजीली होगा। तो बता इक्विलिब्रियम बैकवर्ड या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और बता फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब अल्फा बढ़ेगा। और ये मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा में, वीक इलेक्ट्राइड ही तो है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा वीक इलेक्ट्राइड बढ़ता है, तो वीक का फिर से अल्फा बढ़ा। अच्छा बता अल्फा बढ़ेगा या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बात एक ही है। तो मुझे बता दो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, बोलो। बढ़ेगी। और बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH आयन कंसंट्रेशन
भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों बनाएगा ना डिसोसिएट होकर, तो बता दोनों को इक्वली बनाएगा। या वैसे भी सिंपल सा सोचो, बताओ अल्फा सी अल्फा होती है ना H प्लस या OH आयन कंसेंट्रेशन, और टेम्परेचर बढ़ने पर अल्फा जब बढ़ेगा तो दोनों में C इंटू अल्फा बढ़ेगा। तो बता डिफरेंटली बढ़ेंगी दोनों या इक्वली? इक्वली। तो इनका मल्टीप्लीकेशन बताओ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी। तो बता टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। या बता, अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच ऑफ वाटर कम होगी, क्योंकि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच तो कम होगी। अच्छा पीओएच भी कम होगी, क्योंकि OH आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रही तो वो भी तो कम होगी। तो बता लिख लें, तो पीएच कम होगी और पीओएच भी कम होगी इक्वली। या रुक जा, एक और चीज इसी को मैं दूसरे से बताऊं। अभी हमने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। इसी को मैं दूसरी तरह समझाऊं, केमिकल इक्विलिब्रियम से। मतलब वहां तुम पढ़ते थे वेंट ऑफ इक्वेशन, ये याद भी होगा बहुतों को। मतलब वहां तुम पढ़ते थे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन याद आ रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, जबकि एक्सोथर्मिक में कम होता है। अच्छा था, ये जो एंडोथर्मिक है और ये जो हमने के डब्ल्यू जिसकी जगह इंट्रोड्यूस किया, मतलब हमने इसको H प्लस OH आयन की जगह इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हमने तो इंट्रोड्यूस किसकी जगह किया था? के इंटू वाटर कंसेंट्रेशन की जगह। ये दोनों आपस में इक्वल थे इसलिए के डब्ल्यू उसके इक्वल हो गया, मतलब लेकिन इंट्रोड्यूस तो के इंटू वाटर कंसेंट्रेशन की जगह किया था। इसमें ज्यादा ये जो के है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बता एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, तो मल्टीप्लीकेशन विद वाटर कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है, इसलिए के इंटू वाटर कंसेंट्रेशन मतलब के डब्ल्यू बढ़ता है। तो ये चीज भी क्लियर सबको, ये लिख ले। अब ये जो हमने बोल दिया टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ती है, तो हमें दो टेम्परेचर पर याद रखना है के डब्ल्यू की वैल्यू या पी के डब्ल्यू की वैल्यू, क्योंकि हमें दो टेम्परेचर्स पर के की वैल्यू के डब्ल्यू की वैल्यू वो नहीं देता है। हमें ही याद होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों पर वो हमें वैल्यूज नहीं देता है। और याद भी होगी, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14, जबकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के डब्ल्यू बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़कर कितना हो जाता है? 10⁻⁻12। ये एक्सपेरिमेंटली आती, याद रखना डायरेक्ट। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू बढ़ता है 10⁻⁻14 से -12 पावर में। अच्छा पी के डब्ल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? तो बता माइनस लॉग लूंगा इसका तो 14 आएगा, इसका माइनस लॉग लूंगा तो 12। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने जब भी पीएच पीओएच बोली, हमने हमेशा थ्योरी में जब लिखा तो रूम टेम्परेचर साथ में बोला, क्यों बोला? अच्छा तब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रुक जा। थियोटिकल स्टेटमेंट बेस्ड, सुनना ध्यान से फिर बोलना। द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच is always equals to 14। बोलो करेक्ट है, क्यों? ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है? पी के डब्ल्यू है ना ऑलवेज, तो ओके बता रूम टेम्परेचर बोलूं तो 14, इसलिए हमने फर्स्ट क्लास में जब ये लिखा था पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, पहले लिखा था एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बता यहां पर सम ऑफ पीएच एंड पीओएच रूम टेम्परेचर बोले तो 14 लिखोगे, लेकिन बता 90 डिग्री सेल्सियस बोल दे तो 12 बोलोगे। अच्छा ये बोल दूं क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सम ऑफ पीएच एंड पीओएच डिक्रीजेस?
क्योंकि पी के डब्ल्यू डिक्रीज होता है तो सम भी डिक्रीज होगा। अब रुक जा, एक और न्यूमेरिकल बोल रहा हूं इसका, जो हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल किए वीक बेस वाले, सुनना ध्यान से पहले क्वेश्चन, वहां मैं इसको यूज करवा सकता हूं जो अभी हमने पढ़ा। वहां पर किसी भी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर मेंशन नहीं था, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर मेंशन ना हो तो 25 डिग्री सेल्सियस मानकर करते हो। इसलिए तुमने बता वीक बेस की पीएच लाने के लिए हमेशा 14 में से माइनस किया, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में वीक बेस वालों में मैं ओनली एक छोटा सा चेंज करूं, एट 90 डिग्री सेल्सियस। फिर बता 14 में से माइनस करके लाओगे पीएच या 12 में से? आंसर बदल जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन हो तो चेक जरूर कर लेना कौन सा है, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस हुआ या अप्रोक्स 90 डिग्री सेल्सियस भी हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो और वैल्यू ना दे तो फिर यही मान लेना, या 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस हो ना दे तो यही मान लेना, लेकिन कोई और हो 50 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो खुद देगा, हमें याद नहीं करने। फिर तो बताइए ये चीज ले सबको ये। अब नेक्स्ट देख लें। अच्छा, तब मैं तुमसे बोलूं पीएच ऑफ वाटर मतलब न्यूट्रल पीएच ऑलवेज इक्वल्स टू 7, तो बता उसमें भी लिखते हो एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होती है, वो कैसे आई वो भी हमें पता। तो नेक्स्ट इसी में लिख लें इसके बाद, न्यूट्रल पीएच और पीएच ऑफ वाटर एट एनी टेम्परेचर। तो बता किसी भी टेम्परेचर पर पीएच और पीओएच का रिलेशन हमने पढ़ा, पीएच इक्वल्स टू पीओएच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। अच्छा, लेकिन बता न्यूट्रल पीएच बोलूं या वाटर की पीएच बोलूं, कोई डिफरेंस है क्या? क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल है। और बता हमने पढ़ा न्यूट्रल पीएच होती, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो पीएच और पीओएच दोनों इक्वल होती है। फर्स्ट पॉइंट वो काम आएगा, पीएच इक्वल्स टू पीओएच। तो बता इस वाली इक्वेशन में मैं पीओएच की जगह पीएच लिख सकता हूं ना? तो बता पीएच प्लस पीएच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, लिख भी ले साथ में। तो बता 2pH इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू लिख सकते हो, या बता इसी से क्या लिख सकता हूं, पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू। अच्छा, तब पीओएच कितनी आएगी? सेम आएगी, चाहो तो बता इसी में पीएच की जगह पीओएच रख लो, तो 2pOH इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, तो पीओएच भी पी के डब्ल्यू बाई 2। और बता हमने बोला ना न्यूट्रल में पीएच और पीओएच इक्वल होती है, तो वो तो आनी भी चाहिए थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे यही आएगी। अब 25 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पर मैं तुमसे पूछूं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच या 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच, तो बता 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी आएगी? पी के डब्ल्यू बाई टू, हाफ पी के डब्ल्यू, तो हाफ ऑफ 14 या हाफ ऑफ 12 करोगे तो बता 6 या 7 हो जाएगी ना। मतलब क्या हो गया बताओ, टेम्परेचर बदलने पर न्यूट्रल पीएच भी बदलती है, टेम्परेचर बदला तो न्यूट्रल पीएच चेंज हुई ना। इसीलिए तो बता हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 7 होती है वाटर की, लेकिन मतलब टेम्परेचर, और अभी हमने जो पढ़ा वो भी प्रूव हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच एंड पीओएच दोनों इक्वली डिक्रीज होती है ना। तो बता टेम्परेचर 25 से 90 डिग्री सेल्सियस किया तो पीएच डिक्रीज हो गई ना, और पीओएच भी डिक्रीज होगी इक्वली। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इसी में एक और क्वेश्चन, एट एनी टेम्परेचर pH range for a given solution at any temperature, pH रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो बता pH की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आएगी? पी के डब्ल्यू के, और मिनिमम 0।
तो बता एट एनी टेम्परेचर पीएच रेंज लिख लेना, ये भी क्या होती है 0 टू pKw। और बता हमेशा पीएच रेंज का मिड पॉइंट ही बोलते हो ना न्यूट्रल, मिड पॉइंट ही क्यों बोलते हो? बता उसका आधा ही तो है ना न्यूट्रल हमेशा, तो pKw/2 ये न्यूट्रल होगा। और बता इससे ज्यादा जो होगी पीएच pKw/2 से, तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और इससे कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो मैं पूछा बताना, टेम्परेचर बढ़ाने पर बता वाटर न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक हो जाएगा या बेसिक होगा? करेक्ट है, क्यों? क्योंकि H प्लस ओ एच आयन कंसेंट्रेशन इक्वली बढ़ती है या पीएच पीओएच इक्वली डिक्रीज होती है, तभी तो बता वाटर न्यूट्रल है ना। तो लिख ले नोट। नोट लिख ले। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing temperature H plus and OH negative ion concentration, H plus and OH negative ion concentration in water, H plus and OH ion concentration in water equally increases, equally increases, equally increases, or pH and pOH, pH and pOH equally decreases, equally decreases. So nature of water remains neutral. So nature of water remains neutral. So nature of water remains neutral. Nature of water remains neutral. Next लिख लें, different forms of Kw. Different forms of Kw. अब वो कई बार हमसे डायरेक्ट पूछता है कि Kw की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी या कौन सा एक्सप्रेशन इसका करेक्ट है। तो बता सबसे पहला फॉर्मूला तो जो हमने लिखा, लिख लें बोर्ड पर से। सबसे पहले इंट्रोड्यूस जिसकी जगह किया वही याद रखें हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू वाटर कंसंट्रेशन, लिख लें बोर्ड पर से। दूसरा जो हमें सबसे ज्यादा काम में लेना है, Kw इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। अच्छा बता वाटर के लिए अगर मैं इन दोनों फॉर्मुलेस को बदलूं, तो वाटर में हमें पता है H प्लस OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल, तो H प्लस की जगह OH आयन रख दूं तो OH आयन स्क्वायर भी बोल सकता हूं वाटर में, या OH आयन की जगह H प्लस रख दूं तो H प्लस आयन स्क्वायर Kw इक्वल्स टू बोल सकते हो। या इसी से एक और रिलेशन जो हमने आज यूज किया, मतलब यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं H प्लस आयन concentration equals to OH and concentration in water is equals to root KW। जो हमने आज लिखा सबसे पहले कि 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और वैल्यू कितनी बोली 10 रेज़ टू द पावर -7। 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसे बोली, मतलब KW की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 10 रेज़ टू द पावर -14,
तो रूट लूंगा तो 10⁻⁻⁷, इसलिए तो बता वहां भी सबसे पहले रूम टेम्परेचर लिखा ना। दूसरा 90 डिग्री सेल्सियस पे बताओ 10⁻⁻7 होगी क्या, मतलब फिर तो KW 10⁻⁻12 तो -6, मतलब बता टेम्परेचर बढ़ाने पर H+OH कंसेंट्रेशन वाटर की बढ़ती है ना, तो पावर -7 से -6 हो गई, तो बता KW बढ़ा इसलिए H+OH कंसेंट्रेशन भी बढ़ती। तो ये क्लियर। अच्छा बताओ एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में H+ आयन एग्जिस्ट करता है या अनस्टेबल, इसलिए बता हम लिख देते हैं वाटर में H+ आयन होता है, लेकिन बता H+ आयन की फॉर्म में रहता है एक्चुअल में या हाइड्रोनियम आयन, तो बता मैं H+ आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन भी तो लिख सकता हूं ना। और तुम देखोगे H+ आयन जब हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो जितने नंबर ऑफ H+ आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोनियम आयन भी बनते हैं ना, इसलिए बता दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल भी बोल सकता हूं H+ हाइड्रोनियम आयन की। अच्छा वाटर के लिए ध्यान से बताना, वाटर के लिए H+ आयन OH आयन के इक्वल, H+ आयन ही हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के भी इक्वल, तो बता OH आयन ही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के इक्वल भी बोल सकता हूं ना वाटर में। ये समझ में आया? द H+ आयन, दोबारा बोलो, H+ आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के इक्वल, H+ आयन OH आयन के इक्वल, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे ना, फिर होंगे। एक्सप्रेशन सही करो द यहां पर, तो बता इसमें OH आयन कंसंट्रेशन की जगह हम हाइड्रोनियम आयन लिख दें तो इसी का फॉर्मूला हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर भी बोल सकते हो। लेकिन एक चीज बोला, इनमें से सारे फॉर्मूले याद रखने से अच्छा ओनली सेकंड, और ये H+OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये दो रिलेशन बता, इन्हीं से तो सारे फॉर्मूले बनाए नहीं हम। H+ की जगह OH आयन रखा, OH आयन की जगह H+ आयन रखा, H+ आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन रखा, सभी चीजें है। क्या बोल रहे हो? तो देख लेने से, अब देख लेना इनसे यहाँ पर, तो बता ये समझ में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ KW, तो बता KW की अलग अलग फॉर्म। अब लेकिन ध्यान सुना, यहाँ पर समरी में बोलूं तो KW की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ओके डिफरेंट टेम्परेचर्स पर KW की वैल्यू डिफरेंट। अब इनको बस हमें यूज कैसे करना है, तो वो हम बोल रहा हूँ इसमें जो अब मैं क्वेश्चन बोलूं तो सिंपल सा होगा, बस हमें यूज करना है डायरेक्ट ध्यान से जो हमने चीजें पढ़ी उसको। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, क्या नाम है, बैठ जा। अब बता क्या बताओ, ये तो वापस गई, क्या बताओ कि KW इक्वल्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो देख लेना इनसे। और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, लिख लें, एट अ सर्टेन टेम्परेचर PKW इज, बोर्ड पर लिख लें, 13.64, at a certain temperature PKW is 13.64, find अब इसमें टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट pH ऑफ वाटर, फर्स्ट pH ऑफ वाटर, सेकंड हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन वाटर, pH of water, second hydronium ion concentration in water।
अब जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, और हमने बोल दिया अगर टेम्परेचर कुछ और होगा तो वो खुद लिखेगा पी के डब्ल्यू की वैल्यू। अच्छा, द पीएच ऑफ वाटर, मतलब न्यूट्रल पीएच ही पूछ रहा है ना, सिंपल सा। और बता न्यूट्रल पीएच तो वाटर की पीएच क्या होती है, पी के डब्ल्यू बाई 2 ही होती है। तो डायरेक्ट ही बता सकते हो पी के डब्ल्यू बाई 2, 13.64 अपॉन 2, तो वैल्यू विल बी 6.82। तो बता पहला क्वेश्चन तो हो गया पी के डब्ल्यू बाई 2। अच्छा, ये पीएच जब तुम्हें मिल गई तो इसी से ले आओ ना हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसका एंटीलॉग लेकर। तो बता हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी वाटर में ही पूछ रहा है, तो बता H प्लस आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और वो क्या लिखते हो, एंटीलॉग ऑफ पीएच लोगे तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस पीएच करोगे। अब 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6.82 जब करोगे तो बता यहां नेगेटिव पावर है तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंटीलॉग में, और डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को नेगेटिव में 1 से बढ़ा दो, और डेसिमल वाली वैल्यू 0.82 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.18। और मैं दो वैल्यूज बोल रहा हूं ये लॉग की, ये भी एग्जैक्ट याद रखना, ये बफर सॉल्यूशन में तो बहुत काम आएंगी। लॉग 1.6 0.18 और लॉग 1.8, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रख लो 0.24। तो बता log 1.6 की वैल्यू 0.18, तो एंटी लॉग ऑफ 0.18 क्या हो गया 1.6। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 m। और इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा अच्छा करना होता तो मैं डायरेक्ट सेकंड पूछता, तब भी बता फिर पीएच लाकर एंटी लॉग ले लेते, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, के डब्ल्यू ले आओ उससे और फिर रूट के डब्ल्यू कर दो। नेक्स्ट लिखें, फाइंड sum of pH and pOH, find sum of pH and pOH in water at 90 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा तुमने, पीएच एंड पीओएच, इसको H प्लस एंड OH आयन कंसंट्रेशन करो, ये तो इजी सा है। फाइंड सम ऑफ H प्लस एंड OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। वो तो वैसे ही बताया, उसमें क्या करना। यहाँ पर H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, लेकिन द टेम्परेचर लिख कर दिया ना 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन इन वाटर इक्वल टू रूट के डब्ल्यू बोलोगे, और बता रूट के डब्ल्यू बोलोगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। वैसे तो अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सबको याद है, लेकिन बता इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें सम पूछा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, वरना इसका फर्स्ट ऑप्शन 100% बोलो पहला मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, लेकिन मतलब वो नहीं करना है हमने क्योंकि इसने सम पूछा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं। और सम मतलब क्या हो गया था, H प्लस OH आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, तो बता कितना आंसर हो गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 m। तो ये क्लियर सबको ये। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जितना हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस जो तुम अब कर सकते हो 1 से 28 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको साथ में जरूर करना, हाँ मत करना, क्योंकि तुम लोग हाँ करते हो आधे तो करते ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ मत बोलो। बस तो होता है एक्सरसाइज 1 में 1 to 28, लेकिन पहले जो क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी क्वेश्चन करे उनको रिवाइज करना। अब ये तो हमने बोला इस चैप्टर में हम कुछ भी टॉपिक पढ़े अल्टीमेटली लानी तो पीएच ही है, तो वाटर पढ़ा तो वाटर में भी पीएच ही लाया अल्टीमेटली। तो बता अभी तक हमने दो टाइप के पीएच के न्यूमेरिकल कर लिए, मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में थ्योरी बता रहा हूं, दो टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए हमने पीएच के, एक तो पीएच ऑफ वीक एसिड या वीक बेस ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूले से, दूसरा पीएच ऑफ वाटर हाफ पीकेडब्ल्यू,
तो ये भी हमने पढ़ा। लेकिन अब थर्ड लिख लो, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अकेले स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब पहले मुझे एक चीज बता दो, इसके लिए जो हमने पढ़ा वही मैं रिवाइज करवा, मतलब यहां पर ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल होगा क्या? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, मतलब इनका अल्फा 100% या 1। वहां अल्फा या तो गिवन होता था क्वेश्चन में या कैलकुलेट करवाता था, यहां कभी देगा ही नहीं क्योंकि इनका तो अल्फा 100% या 1 है। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोर्ड पर देख लें। अगर सपोज ये वीक एसिड या वीक बेस होते, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, अगर ये वीक एसिड या वीक बेस होते तो बता इनकी पीएच लाने के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन या OH आयन कंसंट्रेशन लिखते ना। वीक एसिड होता तो H+ आयन कंसंट्रेशन लिखते, वीक बेस होता तो OH आयन लिखते, और वो H+ या OH आयन कंसंट्रेशन मेनली क्या आई थी? C अल्फा। अब लेके बता दो स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा की वैल्यू 1, तो बता C ही आएगी ना। तो यहां तो कैलकुलेशन और इजी, जो एसिड की कंसंट्रेशन C है वही H+ आयन कंसंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन C है वही OH आयन कंसंट्रेशन होगी। अब ये तो मैंने C अल्फा से बताया, अब डायरेक्ट भी देख सकते। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस सबको रटे हुए है ना, क्योंकि हमें सबसे पहले वही चेक करना है ये टॉपिक यूज करना कब है। तो HClO4 HI HBr H2SO4 HClHNO3 सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जैसे सपोज मैं बोलूं HCl का सॉल्यूशन है, अभी समझ रहे ये कैसे हमने बोला, वो HCl है तो बता इसका अल्फा 100% होगा, तो ये H+ और Cl- में 100% ब्रेक, इसकी कंसंट्रेशन C मान रहा हूं। ये आयन की 0 0 आफ्टर 100% डिसोसिएशन खुद बचेगा या 0, H+ आयन कंसंट्रेशन C, ये भी C। और एक और चीज यहां पर, ये जो C है ये हम यूज करेंगे नॉर्मेलिटी में। अब यहां ध्यान सुनना, जो अभी कुछ को लगता है कि ये नॉर्मेलिटी में लेने से हमारी कैलकुलेशन इजी होती, हम ये इक्वेशन भी नहीं लिखेंगे बार बार आगे, वो उसमें अपने आप आ जाएगी सब इक्वेशन की वैल्यू। अब सुनना, जो हमने वीक एसिड एंड वीक बेस पढ़ा वहां भी हमने कंसंट्रेशन H+ OH आयन नॉर्मेलिटी में ही ली थी, लेकिन बोला मैंने कभी नहीं। क्यों नहीं बोला? उसकी हेडिंग में रीजन, हमने बोला था हमेशा पीएच मोनो बेसिक वीक एसिड या मोनो एसिडिक वीक बेस, मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 था। तो बता वहां मैं चाहे नॉर्मेलिटी बोलूं या मोलैरिटी बोलूं बात एक ही है, क्योंकि वहां तो वैलेंसी फैक्टर 1 था तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम थी। लेकिन यहां डाई बेसिक या डाई एसिडिक बेस यूज करेंगे हम तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, तो बता फिर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी अलग हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, हम हमेशा नॉर्मेलिटी में लेंगे, ये लिख लो। तो ये C हम किस में लेंगे? यहां पर इन नॉर्मेलिटी। तो और एक और चीज बता, जो कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी होगी एसिड की वही आयन की कंसंट्रेशन भी इन नॉर्मेलिटी है, C ही तो है ना। तो H+ या OH आयन कंसंट्रेशन अगर बेस हुआ तो वो OH आयन देगा, तो वो इक्वल्स टू C हो जाएगी। लिख लिया सिंपल सा। तो द स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अब मैं तुमसे जो पूछूं मुझे बताते जाना, जो मैं ये लिखूं ये कुछ नहीं लिखना, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाएगा हमारा। अच्छा मुझे बता, अगर मुझे HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो डायरेक्ट HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, पहले HCl को वाटर में मिलाते हैं?
अब बता, जब वाटर अकेला होगा तो प्योर वाटर मानोगे? अब जो हमने आज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग प्योर वाटर जो है बता, उसका नेचर न्यूट्रल होता है, H+ और OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है प्योर वाटर में, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रूम टेम्परेचर मानेंगे, न्यूमेरिकल में कुछ ना लिखे तो रूम टेम्परेचर मानना है, तो 10⁻⁻7 N होती है। अब ध्यान सुनना, अभी तक हम 10⁻⁻7 M लिख रहे थे, लेकिन नॉर्मेलिटी भी यही है उसकी। क्यों? क्योंकि इनका वैलेंसी फैक्टर 1, आयन का वैलेंसी फैक्टर उनका चार्ज ही होता है ना, या वाटर का वैलेंसी फैक्टर भी आयनिक इक्विलिब्रियम में 1। क्यों? क्योंकि है तो रिप्लेसेबल H+ आयन देखो, या रिप्लेसेबल OH आयन, दोनों 1 1 ही तो है। तो बता 10⁻⁻7 N लिखूं या M लिखूं, बात एक ही है। अब ये प्योर वाटर है अभी, तो इसमें H+ और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों प्रेजेंट है इक्वल अमाउंट में। अब मैं तुमसे बोलूं, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जिसकी कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी C है, इसको डिसॉल्व किया, तो बता डिसॉल्व करते ये 100% ब्रेक होगा आयंस में HCl, और 100% ब्रेक होगा तो बता ये भी तो एक्स्ट्रा H+ आयन देगा ना, और एक्स्ट्रा H+ आयन देगा तो बताओ अब H+ आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी या H+ आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी? और जो H+ आयन कंसंट्रेशन आफ्टर एडिशन होगी इस सॉल्यूशन में, मतलब वो H+ आयन कंसंट्रेशन टोटल जो मैं बोलूंगा, ये कुछ नहीं लिखना बस, मतलब वो किसके इक्वल होगी? H+ आयन कंसंट्रेशन गिवन बाय एसिड और वाटर भी तो है, तभी तो बोला तुमने H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई OH आयन से। तो बता अब इसमें H+ आयन एसिड के भी हैं और वाटर के भी हैं, तो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ आयन प्लस H2O के H+ आयन। अब लेकिन यहां पर इसमें अगेन दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं कि ये जो वाटर के H+ आयन है, कभी हम इनको न्यूमेरिकल में कंसिडर करेंगे, कभी नेग्लेक्ट करेंगे। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करेगा ओनली क्वेश्चन। तो अब मैं बची हुई थ्योरी इसकी क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं, तो लिख लें इसमें फर्स्ट, ये कुछ नहीं लिखना, वो आगे न्यूमेरिकल में आ जाएगा। लिख लें इसमें यहां से फर्स्ट, जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो। व्हेन कंसंट्रेशन, और हमें कैसे पता चलेगा कि कब वाटर के H+ OH आयन ऐड करने हैं, कब नेग्लेक्ट करने हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो लिख लें व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बोर्ड पर लिख लें एज इट इज, ग्रेटर देन 10⁻⁻7 N। और ग्रेटर देन 10⁻⁻7 N का मतलब क्या है? नेगेटिव पावर छोटी हो -7 से। लिख लें बोर्ड पर से, मतलब पावर -6 हो, पावर -5 हो, -4, -3, -2, -1 पावर, तो बता सब ये 10⁻⁻7 से ज्यादा है ना। तो ब्रैकेट के बाद लिख लें देन H+ और देन H+ और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, H+ और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is not considered in the calculations, in the calculation अब बोर्ड पर देख लो, इसको मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं क्यों वाटर के H+ OH आयन कंसिडर नहीं करते हैं। मैं तुमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं, लिखना कुछ नहीं, आगे सब क्वेश्चन करेंगे। अभी बता, मैंने बोला HCl की कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी C मानी ना हमने। अब इस C की वैल्यू सपोज अगर मैं मान लू 10⁻⁻5 N है,
मतलब एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 N है, तो वो जो H+ आयन देगा वो भी 10⁻⁻5 ही होगा। ओके, सी ही तो मिलती है नॉर्मेलिटी में H+ आयन कंसंट्रेशन भी। तो बता यहां पर अगर मैं लिखूं H+ आयन कंसंट्रेशन टोटल लाऊं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5, वाटर की H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। अब इनको ऐड करूं तो बता इनमें जो छोटी नेगेटिव पावर है वो कॉमन लेते हो, तो ये ध्यान रखना, पावर जब ऐड करते हो तो जो छोटी नेगेटिव पावर है वो कॉमन लो, तो ये 1 और ये 10⁻⁻2, इसको क्या लिख सकता हूं 0.01, या H+ आयन कंसंट्रेशन टोटल लिखूं मैं तो बता 1.01 इंटू 10⁻⁻5 N। जरा इस 1.01 को मैं ऑलमोस्ट 1 ही ले सकता हूं ना, मतलब कोई डिफरेंस है क्या? और 1 इंटू 10⁻⁻5 को बता ऑलमोस्ट 10⁻⁻5 बोल सकता हूं। तो बता ये चीज तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था ना, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी है, बता वही H+ आयन कंसंट्रेशन भी आई ना, बोलो। लेकिन कब आई? जब कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा हो, मतलब ये नेग्लिजिबल है ना इसके रेस्पेक्ट में। अब बता मैंने ऐड कर भी दिया वाटर के H+ आयन, तो कौन सा फर्क पड़ गया? कैलकुलेशन ही टफ होगी बस, बाकी आएगी तो वही वैल्यू 5 pH की। तो बता वाटर के H+ आयन कंसिडरेबल या नेग्लिजिबल? तो डायरेक्ट ही बोल देना H+ आयन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैथमेटिकली मतलब ऐड करने से फर्क पड़ा क्या कुछ? तो हमने क्या लिखा, वाटर के H+ OH आयन कंसिडर नहीं करते, मतलब बता जो H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगी वही टोटल, और ये H+ आयन किसके इक्वल होती है? C इन नॉर्मेलिटी के इक्वल ही। तो बता यहां लिख लें H+ आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। डायरेक्ट ही बोल दो ना 10⁻⁻5, टाइम बचेगा ना हमारा। या लेकिन मतलब बेस में H+ आयन या OH आयन कंसंट्रेशन होगी, बता अगर तुम बेस मिलाओगे तो वो OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ना फिर, बोलो। तो फिर बता वहां नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये OH आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। तो बता यहां पर ये तो हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन तो बहुत छोटा, क्योंकि वो तुम्हें खुद नॉर्मेलिटी देगा स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो बता उसी को H+ आयन बोल देना। लेकिन बेस हुआ तो उसको OH आयन कंसंट्रेशन बोलोगे, फिर इनके नेगेटिव लॉग लेकर पीएच या पीओएच ले आएंगे। लेकिन इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिख लें बोर्ड पर से, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अभी तो ग्रेटर बोली थी, अब क्या बोल रहे हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 10⁻⁻7, मतलब नेगेटिव पावर माइनस में ज्यादा हो, -7 -8 -9 -10, मतलब आइडेंटिफिकेशन भी साथ में लिख रहे हैं हम, कैसे चेक करना है। देन इसके आगे लिख लें ब्रैकेट के बाद, देन H+ और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देन H+ और OH negative ion concentration of water is considered in the calculation, in the calculation, in the calculation. Next point लिख लें इसी में, these solutions are called
very dilute solutions. These solutions are called very dilute solutions. These solutions are called very dilute solutions. अब ये जो लिखा बोर्ड पर देख लो, मैं तुम इसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में। मतलब अगर मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं कि HCl सॉल्यूशन की, ये कुछ नहीं लिखना, आगे न्यूमेरिकल में हो जाएगा। HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -7 N है। अभी हमें नहीं पता कि ये वेरी डाइल्यूट है या नहीं, हम तो सॉल्व करें। तो 10 रेज टू द पावर -7 N HCl बोल रहा हूं आपके। तो बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन फिर से टोटल लिखोगे दोनों का, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। अच्छा बता, अब के स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा दे रहा है या वाटर ज्यादा दे रहा है? दोनों इक्वल दे रहे हैं। तो बता, अब नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या तुम? पहले वाले में तो एसिड की कंसेंट्रेशन जो H प्लस आयन थी वो बहुत ज्यादा थी वाटर से, इसलिए नेग्लेक्ट करा था। लेकिन बता यहाँ तो इक्वल है, और इक्वल है तो बता इनको ऐड करूं तो पावर फिर से कॉमन लो। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 × 10 रेज टू द पावर -7 M या N हो जाएगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब बता, इसकी तुम खुद सोचो, पीएच लाऊं अब मैं तो 7 - log 2 6.7 आई। और अगर तुमने यहां भी नेग्लेक्ट कर दिए होते तो बता पीएच 7, मतलब कंसंट्रेशन कम कैसे करते हो? पानी मिलाकर, और मतलब एसिड को पानी मिला मिला के न्यूट्रल। और ये तो फिर भी ठीक है, पावर -8 अगर होती तो बता फिर तो पीएच 8, मतलब पानी मिला मिला के एसिड को बेस, तो वो तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो बता, वाटर के H प्लस आयन या OH आयन ऐड करने पड़ेंगे ना आपके, और बेस होता तो OH आयन कंसेंट्रेशन होती। तो बता यहां पर क्या लिख सकते हैं? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अब कितनी होगी? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से OH आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH आयन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसमें बस हमें चेक करना, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन, कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन का क्वेश्चन है उनके या वेरी डाइल्यूट का, तभी डिसाइड कर पाएंगे कब ऐड करना कब नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस इसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।